अंग्रेजी अखबार में खबर छपने के बाद यशवंत सिन्हा ने टीवी स्क्रीन पर बम फोड़ा है। सरकार की पॉलिसीज पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसकी हिमायत बीजेपी के लीडर्स ने भी की है, लेकिन उनके ही बेटे और मरकजी वजीर जयंत सिन्हा ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे बहस। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनों के बयान से जूझ रही है। अपनों के बागी सुरों को नसीहत कहें या फजीहत, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि अब पार्टी में मुखालफत के सुर और तेज हो गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपे यशवंत सिन्हा के लेख के बाद अब उन्होंने टीवी की स्क्रीन पर बम फोड़ा है। अटल सरकार में वजीर खजाना रहे यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम यूपीए 2 की सरकार के वक्त पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे, लेकिन आज भी पॉलिसी वैसी ही है। आज भी पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं है। जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट्स में तेजी आनी चाहिए थी, उस तरह से सरकार में नहीं आई है। 40 महीने तक सरकार में रहने के बाद अब हम पुरानी सरकार को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। हमें मौका मिला है, लेकिन हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी के दोहरे झटके से आवाम टूटी है और इक्तिसादी निजाम भी चरमराया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। मॉनेटाइजेशन के बारे में कहा गया कि इससे ये फायदे होंगे। उसके सारे आंकड़े आज हमारे सामने आ गए हैं और उसमें से एक भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जीएसटी का फाइनल स्वरूप आया, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि उसका डिजाइन फ्लॉड है। 3 तरह का जीएसटी हमने लागू किया, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इतना लागू किया हमने। फिर उसके बाद उसमें फॉर्म्स जो हमने बनाए वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कोई उसको बिजनेस वाला, छोटा बिजनेस वाला स्वयं नहीं भर सकता है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा के बयान के बाद से सियासी माहौल तो गर्म हुआ है, लेकिन अब बाप बेटे आमने सामने आ गए हैं। यशवंत सिन्हा के बेटे और मरकजी वजीर जयंत सिन्हा ने अपने वालिद की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इक्तिसादी निजाम की सूरत बिल्कुल ठीक है और देश लगातार तरक्की कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा एक गेम चेंजिंग कोशिश है, जिसका असर लंबे अरसे के बाद दिखेगा। बेटे की मुखालफत के बाद यशवंत सिन्हा की हिमायत में बीजेपी के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा और मध्य प्रदेश के वजीर खजाना जयंत मलया का भी बयान सामने आया है। जयंत मलया ने माना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद सूबे के इक्तिसादी निजाम में गिरावट आई है, तो बिहारी बाबू ने कहा है कि मैं यशवंत सिन्हा के बयान की हिमायत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी पार्टी और मुल्क के लिए सोचते हैं, वो सिन्हा के बयान पर जरूर गौर करेंगे। शिवसेना ने भी सरकार की पॉलिसी को कटघरे में खड़ा किया है। एक साथ पार्टी के लाइन से बाहर आ रहे बयानों से साफ है कि क्या पार्टी में बागी सुर तेज हो गए हैं। हालांकि बीजेपी इन बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने आईना दिखाया है, तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सच्चाई जो है, भले ही कड़वी सच्चाई हो, लेकिन पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में है। ये कोई खिलाफत या बगावत नहीं है और इसका लोग जवाब दे रहे हैं तो बड़े दुख की बात है। बहुत पुरानी कहावत है, खासकर बिहार और यूपी में, कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, ये देश आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। पूरी दुनिया में भारत के इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभरने की धाक है, भारत की साख है। डीमोनेटाइजेशन क्यों किया, इसका जवाब आज तक कोई देने को तैयार नहीं। जब पूरे देश भर में, पूरे विश्व में मंदी छाई है और हमारी सरकार डीमोनेटाइजेशन करती है, अचानक से प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ आता है और कर देते। ये कोई मन की बात है? डीमोनेटाइजेशन कोई मन की बात नहीं है कि मन में आया, बोल दिया, कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक स्टॉलवर्ट है यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री रहे हैं और उन्होंने भी आज ये साफ खुलकर कहा कि किस प्रकार से लोगों का एक प्रकार से मुंह बंद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे।
ने, यशवंत सिन्हा जी ने तो इतनी हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई कि आज जब बीजेपी में बात करना भी, चूं करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो उसने हिम्मत दिखाई सत्य कहने की, और उन्हें आवाज़ 125 करोड़ जनता की आवाज़ बताई है। बीजेपी के अंदर एक साथ उठ रहे बागी सुरों से एक बात साफ है कि अब बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो गई है और पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी बीजेपी में मुखालफत के बयान आते रहे हैं, लेकिन इस बार एक साथ इस तरह बीजेपी के लीडर्स के बयान एक नए सियासी रुख की तरफ इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के ही लीडर्स अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग मौजू पर। यह अलग बात है कि यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा ने दोनों ने अलग अलग तरह का बयान दिया है, बाप बेटी ही आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पार्टी के कई लीडर्स इसी तरह के बयान दे चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं, और दबे अल्फाजों में बहुत सारे पार्टी के लीडर्स ने यह भी कहा है कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है, अगर वो बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद पुनेवाला, कांग्रेस के लीडर हैं। इसके साथ ही राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी के लीडर। सुर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे रामेश्वर पांडे, सीनियर जर्नलिस्ट, और बीजेपी के लीडर हमारे साथ आनंद साहू भी जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आनंद जी, आप मुझे जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी ही पार्टी के दो लीडर, एक सीनियर लीडर जिनको ये कहा जाता है कि वो हाशिए पर है, उनका कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी जो है वो इकोनॉमिक डिजास्टर हैं। वहीं उन्हीं के ही बेटे और आपकी पार्टी में वजीर, उनका कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी जो है वो इकोनॉमिक गेम चेंजर है। तो पहले तो आप आवाम को, लोगों को ये बता दीजिए कि आखिर जीएसटी और नोटबंदी था क्या? देखिए, सबसे पहले आप जो नोटबंदी की बात कर रहे हैं, पहले वहां से शुरू करूंगा जी। आज भारत के जितने आबादी है उसमें आधे से ज्यादा लोग आज भी असंगठित मजदूर के रूप में एक मेहनतकश ईमानदार जो भारतीय हैं, वो किसी की भी सरकार आती है वो मेहनत करते हैं, तब जाकर के 200 से 500 रुपया या 1000 रुपया वो प्रतिदिन कमाते हैं जी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डीमोनेटाइजेशन किया, उसमें कोई भी ऐसा गरीब ने आकर के नहीं कहा कि मेरे पैसे डीमोनेटाइजेशन से डूब गए, या मेरे खेती जो है समाप्त हो गया, या मेरा काम जो है बर्बाद हो गया। किसी ने नहीं कहा। अपोजिशन ने, सुन लीजिए मेरी बात पूरी, उसके बाद तो पूरा पैनल है आपको बोलने के लिए। देखिए, मैं लेट मी कंप्लीट, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गिव द ओपिनियन। किसी ने कहा नहीं। 100 का नोट जो आदमी दिन भर में नहीं देखता है, वो 500 का नोट और 1000 का नोट डिमोनेटाइजेशन। आनंद जी, आप ये बताइए कि आपने पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। सिन्हा जी, सुन लीजिए जी, पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया, उसके बाद कई लोगों की इसमें मौत हो गई, और उसके बाद हासिल क्या हुआ? सवाल ये है कि उससे हासिल क्या हुआ है? आनंद जी, आप अभी से डिरेल कर रहे हैं, मतलब यू डोंट वांट द डिबेट। मुझे क्या लग रहा है, नहीं तो आपके सवाल, अगर आपके सवाल पे अगर मैं काउंटर सवाल नहीं करूंगी तो डिबेट कैसे होगी? मुझे क्या लग रहा है कि तो आप डिबेट चाहते नहीं हैं जी, और चाहते हैं तो लेट मी कंप्लीट। आप सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, चलिए सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, बताइए। लेट मी कंप्लीट। मेरा ये कहना है, अभी जो जीएसटी के बारे में अभी आप बोल रहे हैं, पहले तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैंने एक संक्षिप्त में कहा कि जो गरीब आदमी हो, मेहनत करता है, सरकार किसी की भी है, उसको बिना मेहनत का रोटी नहीं मिलता है। और हमारी सरकार जब आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेके आए, तो उन्होंने जितने भी रिफॉर्म किया, जितने भी योजनाएं लाए, 95% योजना, ऑल द योजनाज आर बिलोंग टू द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपुल। जो गरीब लोग हैं, अगर ऐसा ही है आनंद जी, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी में इस तरह की बातें क्यों हो रही है? फिर जीएसटी, आप ये बताइए कि अगर ये बात ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं।
वो भी बताऊंगा। आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अगर आपकी तमाम बातें ठीक हैं, आपकी सरकार के जरिए लाई गई तमाम पॉलिसीज जो है वो अगर ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि फिर आपकी ही पार्टी के लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी ही पार्टी में शामिल शिवसेना जो है वो इस तरह की बातें फिर क्यों कर रही है? मैं वो भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। मैं वो भी बोल रहा हूँ खानम जी, लेट मी कंप्लीट 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। जीएसटी में मैं बताता हूँ, जीएसटी के लिए ये सरकार जब आई उससे पहले ही ये सब चल रहा था कि जीएसटी होना चाहिए। दुनिया के कई राष्ट्रों ने ये जीएसटी को अपनाया है। आज भारत में जीएसटी आने के बाद कठिनाई हो रही, इम्प्लीमेंटिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं। शुरुआती जब मोबाइल आए थे तो सबको दिक्कत हो रहे थे, कंप्यूटर आए थे तब सबको दिक्कत हो रहे थे। मेरा ये कहना है आज जो समस्या है उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई समाधान ही नहीं है। आनंद जी, ये बताइए कि लोग नोटबंदी से उभरे तक नहीं थे, उससे उनके कारोबार उभरे तक नहीं थे, आपने जीएसटी लाकर दे दी और उससे हासिल क्या हुआ? नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? आपने कहा कि ब्लैक मनी वापस आएगी, 99% जो पैसा था वो बैंक को वापस आ गया। तो इसका मतलब तो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप ब्लैक मनी को यहाँ इसके जरिए आप वाइट कर सकते हैं। मैं एक बात खाली बोल के समाप्त करता हूँ, जसवंत सिन्हा पर आता हूँ, खातून जी जसवंत सिन्हा जी के ऊपर आता हूँ। कैन यू अलाउ मी? यशवंत सिन्हा जी के ऊपर मैं बोलता हूँ। अगर यशवंत सिन्हा जी इतने महान विद्वान और बहुत ही दुनिया के सबसे बड़े वैचारिक और वित्तीय ज्ञानी हैं, तो जो जीएसटी लग रहा था उस समय पूर्व के वित्त मंत्री और उस जितने भी वित्त के जानकार लोग हैं और पूरे भारत के वित्त मंत्री जितने भी राज्यवार हैं और भारत के जितने भी नेता हैं, सबका लगभग 20 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब चूंकि वो मिनिस्टर नहीं है, आपकी ही गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर थे तो वो काबिल नहीं थे। बिकॉज ही इज एग्जॉस्टेड and very frustrated man, out of the mind, out of the politics, and now he wants to be making this point that he is a useless fellow now. देखिए झूठ अफवाह फैलाने से so now you're saying that he is a useless fellow और आप जो बीच में अलाउ नहीं कर रहे हैं उससे भी प्रधानमंत्री जी का इमेज खराब होने नहीं वाला है। ये 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताइए जीएसटी में कौन सा घोटाला किया? ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत कन्वीनियंटली इस बात को कह दिया कि जब आपकी गवर्नमेंट थी उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो काबिल थे। अब आपकी फिर से हुकूमत है उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो वो काबिल नहीं रहे। मतलब ये इसके लिए आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आनंद जी चलिए मैं आपके पास आऊंगी, आनंद जी। आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद साहब आप ये बताइए कि क्या पार्टी में आपको लग रहा है कि बीजेपी में ही 2 गुट हो गए हैं, जो एक तरह की बात करता है, जिस तरह से कहा जाता है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का ग्रुप है, ये कहा जाता है, और एक दूसरा ग्रुप है जो अब नया ग्रुप है। क्या आपको लग रहा है कि 2 फाड़ तो पहले से बने हुए थे लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है सबके? मुझे बीजेपी में कितने ग्रुप है कितने गुट है उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैंने 2 चीज आज सीखी है कि सहूलियत के हिसाब से काबिलियत बदलती है। बिल्कुल, जब सहूलियत होती है तो काबिल है और जब सहूलियत नहीं होती तो नाकाबिल हो जाते हैं। जो घर का बजट नहीं बना सकते अपना, देश का बजट चलाने वाले लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, ये एक नई बात। और दूसरी बात, भाजपा ने बाप को बेटे के खिलाफ और बेटे को बाप के खिलाफ हर पार्टी में कैसे किया जाए उसकी जो महारत हासिल की है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हर पार्टी में करते हैं वो बाप को बेटे से लड़ाने का। बहरहाल मैं वो इसमें नहीं जाना है, मैं जानना चाहता हूँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के सबसे ज्यादा जानकार अर्थशास्त्री ने कहा था नोटबंदी जब लागू हुई कि 2% जीडीपी गिरेगी। वो गिरी। उसको कंफर्म किसने किया? अरुण शौरी। उसको कंफर्म किया यशवंत सिन्हा। उसको कंफर्म किया सुब्रमण्यम स्वामी। उसको कंफर्म किया बाकी के विशेषज्ञों ने। और आज इस 2% जीडीपी के गिरने से क्या हुआ है? 1% जब जीडीपी गिरती है तो 1.5 लाख करोड़ नुकसान होता है देश को। 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आया पैसा कितना? 99% जमा हो गया। साला काला धन जो है सफेद हो गया। और फिर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी हमने लाने की कोशिश की, पर हमने ये भी बात कही थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कि इसको टाइम से लाए,
इसको ठीक से इंप्लीमेंट करे, जीएसटी नेटवर्क ठीक ठाक चलने लगे, जो छोटे व्यापारी है उनको थोड़ी सी राहत मिले। अभी अभी जो है मार लगी है नोटबंदी की, थोड़ा उनको उभरने दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया। हमने बार बार कहा कि उसको जश्न मनाने के लिए मत लाइए, इसको ठीक से लागू कीजिए, नहीं सुने। लेकिन शहजाद साहब, आज की आइडिया तो कांग्रेस का ही था ना। हमारा आइडिया तो था, आइडिया तो हमने बहुत अच्छे दिए। आज वो सारे आइडिया वही इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे आधार हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, जो निर्मल भारत हो, सारे हमारे ही आइडिया नाम बदल के इस्तेमाल हो रहे हैं। आइडिया था तो कांग्रेस को क्या परेशानी? हाँ, पर लागू करने में हमने थोड़ी ये कहा था कि खेत जला के लागू कर दीजिए इसको। हमने तो उसको बोला था कि इसको ठीक से लागू कीजिए, अपना नाम चमकाने के लिए लागू नहीं करना था इसको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण। इस जीएसटी नेटवर्क पे 3600 करोड़ ट्रांजैक्शन हर साल होना है, वो हो ही नहीं पा रहा, इसलिए जीएसटी के रेवेन्यू गिर गए हैं, इसलिए जो कलेक्शन हो रही है वो कम हो रही है, और इस महीने की कलेक्शन कम हुई है और इसमें से भी काफी पैसा वापस देना है। दूसरी बात, जो ये नुकसान हुआ नोटबंदी का, ये बोल रहे नोटबंदी से गरीब को नहीं हुआ, तो 130 जाने गई, तो क्या मुझे बता दीजिए कौन सा बड़ा बिजनेसमैन लाइन में लगा था? मुझे ये 5 बिजनेसमैन बता दे जो लाइन में लगे थे, बड़े वाले। ये नाम नहीं गिना पाएंगे। किसान और मजदूर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, वो रो रहा है, उसी को धक्का लगा है। आज जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट डाउन हुई है, देश की जीडीपी डाउन हुई है, और ये गलती भी मान नहीं रहे। ये आदमी, ये यशवंत सिन्हा जैसे आदमी को फ्रस्ट्रेटेड कह रहे हैं। मुझे लगता है इसी से पता चलता है कि एक इकोनॉमिक्स और देश के लिए नहीं, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। आनंद जी, अब तक तो वो हाशिए पर ही थे, ठीक है। उसके अलावा ये कहा गया कि उनका जाती बयान है, फिर उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड मैन है। तो उन्हीं के बेटे जो हैं वो आपकी पार्टी में वजीर हैं, वो आपकी पार्टी में मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के जो वालिद हैं, जो उनके फादर हैं, वो एक फ्रस्ट्रेटेड मैन है। शिवसेना भी फ्रस्ट्रेटेड, पूछिए ना इनसे। एक व्यक्ति आर्थिक के जानकार, आर्थिक जगत के जाने माने जानकार अपने आप को कहते हैं। अगर वो देश हित में काम करते हैं और देश हित के बारे में सोचते हैं, तो क्यों नहीं वो उस वक्त बताए जो आज उन्होंने बताया। आप सुनते अगर इनके मन में इतनी थी सुझाव, इस तरह की बातें थी, इन्होंने बार-बार हर बात को सुनते हैं। हमारे तो गरीब से गरीब आदमी का बात को प्रधानमंत्री सीधे सुनते हैं। जी, आप ये कौन सी बात कह रहे हैं जो एक यशवंत सिन्हा जी की बात नहीं सुना गया? तो शिवसेना भी फ्रस्ट्रेटेड है, मध्य प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, शिवसेना की बीमारी अलग है खातून जी, तो शिवसेना जी की बीमारी बढ़ रही है। दे आर गोइंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी हो रही है क्योंकि उनका पास में कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। तोड़ दीजिए। वो कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन में वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, आनंद जी बीजेपी ये तो वाले बहुत गलत कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनता आनंद जी ये तो बहुत हास्यास्पद है कि आप अपनी कन्वीनियंस से गवर्नमेंट चलाते हैं। आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस करते हैं, वहाँ आपको वो कन्वीनियंस लगता है। आप महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार में है और आप उनको लगता है कि उनका दूसरा एजेंडा है। ये तो बहुत अजीब बात है कि जहाँ आपको ठीक लगता है आपने गवर्नमेंट बना ली, फिर कुछ दिन बाद आपको लगता है वो फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए, वो खुद ही कहते हैं बार बार। अगर आप देखिए, एक परिवार में भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़ा मीडिया में नहीं आता है। ये शिवसेना का जो झगड़ा है वो हमेशा मीडिया में ही आता है, चाहे छोटी सी भी बात है। नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। अरे आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप हमारे अलायंस हैं, आपको बात करने के लिए पूरा अधिकार है। आप बोलिए, सुझाव दीजिए, हम नहीं सुनेंगे तब बोलिए। आप हर बार को हर विषय नहीं करते। नोटबंदी से पहले उनको पूछा था आपने? अच्छा, चलिए, आप बोल रहे घर के अंदर रखिए, तो आपने उनको नोटबंदी से पहले पूछा था? आप अलायंस पार्टनर है, बोल रहे बाहर मत बोलो, तो आपने अलायंस धर्म निभाया। आपने उनको लागू करने से पहले पूछा था क्या नोटबंदी? बहुत अच्छा। नोटबंदी से तो ये भी कहा गया खातून जी, कांग्रेस को क्यों नहीं बताया नोटबंदी? यहाँ तक शिवसेना को पूछा, कांग्रेस नहीं बताया? 2 दिन पहले बता देते। आप अपनी पार्टी की बात करें, चलिए आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये दुनिया है या क्या है? मतलब नोटबंदी करे वो कांग्रेस को बता के करें और समाजवादी पार्टी को, और पूरा देश के मीडिया को बता के और पार्टी वालों को बता करें। मतलब ये क्या है? प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दुनिया भर के जो भ्रष्टाचार है उसको कम करना चाहते हैं, बट आप लोग चाहते हैं कि सबको बचाएं, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। अरे 99% पैसा वापस आ गया, किसको नहीं बचा? सबको तो बचा दिया आपने।
चलिए मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाती हूँ। राजकुमार जी, जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन जो नजर आ रही है, फ्रस्ट्रेटेड कहा जा रहा है यशवंत सिन्हा जी को, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है देश की इकोनॉमी को लेकर, जब सवाल पूछा जाता है नोटबंदी और जीएसटी को लेकर और डिजिटलाइजेशन को लेकर, तो जवाब देते बहुत अच्छा बनता नहीं है, क्योंकि जवाब अब है नहीं शायद उनके पास, और अब नौबत ही आ गई कि उनके पार्टी के लोग ही खुलकर सामने आ गए हैं। देखिए, जो सत्ता का घमंड होता है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर चढ़ के बोल रहा है, और वो इनको सच देखने से भी रोक रहा है। सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं कि सच भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो इनके खिलाफ बोले, जो इनकी आलोचना करे, जो सच जो जैसा होता है खातून जी उसमें वैसे ही नजर आता है। सुन लीजिए, हम लोगों को घमंड नहीं है, सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय, जो इनके खिलाफ सच बोलने का साहस करे, वो कोई घमंड नहीं है, न सरकार को घमंड है, पागल है, न हमारे या देशद्रोही है, कार्यकर्ता लगातार बोलते रहेंगे, सुनेंगे भी। हम लोग ये कहां से आपने संस्कृति सीखी है? ये संस्कृति आपकी भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं, घमंड क्या हो गया, बोलने नहीं पैरामीटर है क्या, कोई थर्मामीटर है? आरएसएस की बीजेपी की यही संस्कृति है क्या? बोलने नहीं देंगे आप कि एवरीबॉडी, आप शांति से सुनना भी सीखिए। अपनी आलोचना जो सरकार नहीं सुन सकती, वो सरकार नहीं चल सकती। सुन रहे हैं, आलोचना सुनने की क्षमता नहीं है आप में। सुझाव दीजिए, यशवंत सिन्हा सुझाव सुन लीजिए आप, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। जो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि किसी गरीब आदमी ने नोटबंदी की शिकायत नहीं की, कोई गरीब आदमी परेशान नहीं हुआ, तो इससे प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों से कट चुकी है। आम जनता से उसका कोई संपर्क नहीं रह गया है, आम जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं रह गया है। इस नोटबंदी से जितना दुखी आम आदमी हुआ है, गरीब लोग, हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, नोएडा का औद्योगिक नगरी है, हजारों उद्योग बंद हो गए हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं। यहाँ जो किराए का काम करते हैं, जिन्होंने किराए के मकान बना रखे हैं, वो रो रहे हैं, लोग उनके किराए के मकान खाली पड़े हैं, मजदूर मकान छोड़ के वापस चले गए हैं। बिहार और बंगाल लोग भूखमरी में की हालत में हैं, भूखे मर रहे हैं, कर्जदार हैं। इस जीएसटी से छोटा व्यापारी बेकार बैठा है, दुकानें बंद करके रो रहे हैं व्यापारी। और ये इस तरह का जाल इसका फैला दिया है। और एक यशवंत सिन्हा ने सच कहने का साहस किया है, तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ये, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आ रहे हैं 1.5-2 साल बाद, जनता इन्हें सबक सिखा देगी, जनता बहुत गुस्से में है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं पता चल जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है, इस तरक्की का चुनाव में पता लग जाएगा। सुब्रकमल दत्ता जी, ये बताइए आप, जीएसटी और नोटबंदी से क्या जीडीपी को नुकसान हुआ है? सभी को, इंक्लूडिंग यू। आनंद जी, एक सवाल पूछने दीजिए मुझे जी। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से सुब्रकमल दत्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, खामोशी से सारी बहस को सुन रहे हैं, उनसे मैं जरा सवाल ले लूं। आप ये बताइए कि जीएसटी नोटबंदी से आपको क्या जी जीडीपी को नुकसान हुआ है? पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ मैं एक काफी मतलब कि पॉपुलर अर्थशास्त्री भी हूँ। फाइनेंस मेरा तालीम है, मेरा पीएचडी भी इकोनॉमी पे ही है। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दो मुख्य बात है। पहले मैं डिमोनेटाइजेशन पे आता हूँ। डिमोनेटाइजेशन जब लागू हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तमाम चैनलों पे मैंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो उचित दिशा में था, सही था, पर उसकी प्रणाली, लागू करने की जो प्रणाली थी वो प्रणाली सही नहीं थी। अगर प्रणाली सही होता तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आ रही है, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। प्रणाली में कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन उससे हासिल क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे गंभीरतापूर्ण सुनिएगा। जहां प्रणाली की बात आती है, प्रणाली अगर सही तरह से सरल वे में अगर किया होता और प्रिपरेशन के साथ अगर किया गया होता, बैंकिंग सिस्टम को अगर कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, तो ये नौबत नहीं आती। दुनिया भी कहीं ना कहीं पे एक जीता जागता उदाहरण है कि आज के डेट में लगभग आपके 150-200 देशों में जीएसटी लागू हुआ है। न्यूयॉर्क शहर में तो आपके 19th सेंचुरी में जीएसटी लागू हो गई थी। जहां जहां पे जीएसटी लागू हुआ है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे शुरुआत में इस तरह की झटका दिखाई दी है और इस तरह के प्रॉब्लम आई है। ये केवल भारत के परिपक्ष में ये बात नहीं है, कोई भी मुल्क आप उठा लीजिएगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं सिंगापुर का। सिंगापुर में जब 1960s में जब जीएसटी लागू किया गया था, 3-4 दिन तक सिंगापुर के अंदर पूरा हड़ताल था और हड़ताल रहा। तो ये नेचुरल है कि जब आप एक इकोनॉमिक सिस्टम से दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम पे जब आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की खलबली मचती है।
दूसरी बात यहाँ पे ज्यादा ही मच गई है। दूसरी बात नहीं पाया था दूसरी बात यहाँ पे ये है कि डीमोनेटाइजेशन को लेके ब्लैक मनी को लेके बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है। उस विषय पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो ब्लैक मनी अलग इशू है, उस पर दूसरी डिबेट हो सकती है। जहां बात आती है अनअकाउंटेड मनी विच इज नॉट ब्लैक मनी, मतलब कि अकाउंटेड प्लान्ड इकोनॉमी में या फिर प्लान्ड बैंकिंग सिस्टम में जो मनी नहीं था, वो जो अनअकाउंटेड था बाहर पे, वो कहीं ना कहीं पे प्लान्ड इकोनॉमी में आ गया है डिमोनेटाइजेशन के चलते और बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं पे ये सरकार के खजाना या फिर जो बैंकिंग की जो प्रणाली है उस पे आया है। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात जो है कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे है। मैं समझता हूं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या फिर जो आपके छोटे उद्योग घराने हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है या फिर कृषि की जो क्षेत्र है, जहां पे सबसे ज्यादा मतलब कि इसका असर दिखाई दिया है, हर जगह पे दुनिया में हर जगह पे हुआ है, ये इफेक्टेड हुए हैं जब भी जीएसटी या फिर डिमोनेटाइजेशन जब भी हुआ है। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को और घरेलू छोटे उद्योग और एग्रीकल्चरल सेक्टर को उसको संतुलित दिशा में लाने के लिए और पटरी पे लाने के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता होती है और एक विशेष सरकारी अनुदान की जरूरत है। मैं अपेक्षा करूंगा इस सरकार से कि आप इन सब एरिया पे जहां पे निगेटिविटी आ गई है इन सब चीजों के चलते, वहां पे थोड़ा सा गंभीरतापूर्ण सोचिए और वहां पे किसी तरह का विशेष पैकेज आप लाइए ताकि ये लोग पटरी पे दोबारा आ सके। और ये अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जाके परिस्थिति खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और खतरनाक ऑलरेडी हो गई है और यही वजह है कि इतने सारे लोग बाहर आके, खुद पार्टी के लोग और जो उनके सरकार में शामिल हैं लोग, वो अब मुखर तौर पर इन सब तमाम बातों को रख रहे हैं। रामेश्वर जी, मुझे पता है कि आप बहुत देर से खामोशी से इस पूरी बहस को सुने, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। सारी चीजें। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात करें क्या बीजेपी दो गुटों में, दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है और डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से कितना नुकसान मुल्क को हुआ है, क्योंकि तमाम लीडर्स अलग अलग पार्टीज के तो हैं ही, लेकिन खुद बीजेपी के ही अलग अलग लीडर्स सामने आकर अब इस बात को कहने लगे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और रामेश्वर पांडे हमारे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ से जुड़े हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफी हैं। रामेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से हम नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं या डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इससे पॉलिटिकल कितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है या फिर इसका आप फायदा देख रहे हैं बीजेपी को होता देख? रामेश्वर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है जी, बताइए। आपको मेरा सवाल मिला? आवाज मिल रही है जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जीएसटी और नोटबंदी से बीजेपी को पॉलिटिकली कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जीएसटी, पहली बात तो यह, मैं सारे मित्रों के जो दोस्त बैठे थे सबकी बात मैं नहीं सुन पाया, कुछ तकनीकी दिक्कत है, कटते रही आवाज। मेरा दो चीज मानना है। नोटबंदी का अगर तत्काल असर होता और जनता रिजेक्ट करती तो तमाम चुनावों में जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया होता। लेकिन मेरा ये मानना है, जब ये नोटबंदी लागू हुई उस समय भी मैंने कहा था कि अच्छी नियत से किया गया एक फैसला बिना तैयारी के है और बिना तैयारी के है। वो दिखाई पड़ा कि भ्रष्ट अधिकारियों ने, बैंकिंग सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों ने और खुद वित्त मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों ने इस बड़ी योजना को भी विफल कर दिया जी, जिसके नतीजे आए। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ अनऑर्गेनाइज, ये पता था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नुकसान होगा तो लाखों लोग बेरोजगार हुए। रामेश्वर जी, आपको लगता है कि जल्दबाजी में पहले नोटबंदी का फैसला लिया गया और फिर जब तक लोग उससे उभर भी नहीं पाए थे, जल्दबाजी में फिर जीएसटी का फैसला लिया गया? जी, मेरा ये कहना है अपनी बात। देखिए, जीएसटी सारे विपक्ष राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया। अभी एक हमारे मित्र बता रहे थे दुनिया में तमाम जगह लिया गया।
लेकिन आपने नोटबंदी, हमारे देश की जनता, इसके लिए आप 5 बड़े सुधार एक साथ कर दीजिए, जनता नहीं उठा पाएगी बोझ। तो जीएसटी के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि नोटबंदी में आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले थे। और आप अभी जीएसटी के बाद जो तमाम जो नोट बैंकिंग सिस्टम में आ गए, ब्लैक मनी आ गई, आप उसको ढूंढ रहे हैं। आप खुद सरकार के अंदर तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे नहीं मिले, तो आप उस झटके को संभालते, उसके बाद जीएसटी लागू करते। जीएसटी तो मेरा ख्याल है कि पूरा देश इसको कह रहा था, सारे विपक्ष के लोग कह रहे थे, सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे, लेकिन नोटबंदी के तत्काल बाद अभी उस सदमे से नहीं उभरे थे लोग, वो तैयारी नहीं थी, आपने जीएसटी लागू कर दिया। तो अच्छी नियत से किए गए दोनों फैसले अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाए, बहुत नुकसान हुआ इस बात को। और जहां तक भाजपा की बात है, देखिए आइसोलेटेड सवाल है, लेकिन यह सवाल अरुण शौरी उठा चुके हैं, अब आप खामोश है, सुब्रमण्यम स्वामी उठा चुके हैं, आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यशवंत सिन्हा उठा चुके हैं, तमाम लोग उठा रहे हैं। तो भाजपा के अंदर भी इस बात पर मंथन है कि यही सवाल है रामेश्वर जी, और मेरा सवाल बीजेपी से भी यही है कि आखिर कितने लोगों को वो फ्रस्ट्रेटेड बोलेंगे। आनंद जी, आप यशवंत सिन्हा को फ्रस्ट्रेटेड बोल सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा है शायद वो किसी काम के नहीं रहे हैं, वो पार्टी में आपने पहले उन्हें साइडलाइन कर दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए ऐसा है, मुझे लगता है अभी जो हमारे माननीय रामेश्वर जी जो बोल रहे थे, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ। एक सवाल जो सब लोग बीजेपी को सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन से कोई किसी प्रकार का कोई घोटाला घपला किसी प्रकार का निजी स्वार्थ के लिए किया? क्या जीएसटी भारतीय जनता पार्टी के लाने से कोई करप्शन किया? मेरा ये सवाल है। आज जो विगत कई वर्षों से जो सुनने, एक मिनट मुझे आप देखिए, मेरा ये सवाल को आप देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ आप बोल पड़ती हैं। मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, दोनों ने तमाम देश के अर्थशास्त्री और देश के वित्त मंत्रियों से बात की, और 20 से लगभग 20 मीटिंग होने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और सुधार के लिए प्रति माह जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है। ये सुधार की प्रक्रिया बंद हुई नहीं है। अगर आप 100 लोगों लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, कंट्री को भी मैं बताना चाहूंगा, देश को भी बताना, सुन लीजिए। अरे ये बात, ये दिक्कत है। अब हम लोग सरकार में हैं, हमारी बात को मत सुनिए, हमें बुलाइए भी मत फिर टीवी में। आप लोग जितना कोसना है सरकार को, बैठ के सारे मिलके 1 दर्जन लोग कोशिए। हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईमानदारी से काम करना है, वो कर रहे हैं, और जेटली साहब भी कर रहे हैं। सारे देश के लोगों को ईमानदारी से बैठाया, काउंसिल में मीटिंग की, इम्प्लीमेंट हुआ, जो सुझाव आगे भी हो रहा है। आनंद जी सवाल ले लीजिए, गेस्ट के सवाल। एक सेकंड सवाल ले लीजिए, एक सेकंड। मेरा सवाल ये है, जी आवाज कम आती है, विपक्ष ने 2 चीजें, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डिमोनेटाइजेशन पे आप मुझे बता दीजिए, आपके पार्टी में इतने सारे वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री रहे, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा 2 है जो बड़े नाम है। क्या मोदी जी ने, जो खुद अर्थशास्त्री नहीं है, ऐसे लोगों को कंसल्ट किया? अगर कंसल्ट किया होता तो आज यशवंत सिन्हा बाहर आके नहीं बोलते, पहली बात। और दूसरी बात, जीएसटी में जिसमें कंसल्ट किया उसमें विपक्ष ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इसको जल्दबाजी में लागू मत कीजिए। तो आप दोनों बातों पे गलत है, क्योंकि अगर आपने हमारी उस बात को सुना होता तो ये लागू देर से होता। हमने नहीं कहा मत लागू करो, हमने कहा देर से लागू करो, थोड़ा रुक जाओ। उसको भी नहीं सुना। शिवसेना और बाकी के दलों को आपने कंसल्ट नहीं किया डिमोनेटाइजेशन पे, और यशवंत सिन्हा को भी नहीं किया। तो इसलिए आप उनको फ्रस्ट्रेटेड नहीं कह सकते। अगर किया होता और फिर वो आते बाहर कहते तो फ्रस्ट्रेटेड कह सकते। आपने क्यों नहीं किया कंसल्ट? आपने क्यों नहीं किया? डिमोनेटाइजेशन में नहीं होता है ऐसा कि
सोनिया गांधी जी को फोन करके बता देते। अरे आप अपने लीडर को तो कर सकते हैं ना, धन है वो सब ठीक आपको यशवंत सिन्हा और सोनिया गांधी में फर्क नहीं पता, और वो यशवंत सिंह और सोनिया को गांधी बता देते और बाकी लोगों को बता देते। अरे यशवंत सिन्हा पे भरोसा नहीं, उसका बेटा मिनिस्टर क्यों बनाया? यानी पूरा देश को बता देते। सोनिया गांधी से मैंने कहा, अरे आपको सुनना चाहिए, आप लोग भी क्या बकवास कर रहे हैं? मालूम है, पता है आपने सवाल क्या उठाया? मैंने आपसे कहा सोनिया गांधी से तो मैंने कभी नहीं देखा किसी में। आनंद जी थोड़ा सा सुनिएगा। आनंद जी, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले जो फैसला सही था तमाम मीडिया चैनलों के लिए या फिर तमाम बुद्धिजीवियों के लिए, 3 महीने या फिर 6 महीने के अंदर वह फैसला गलत हो जाता है। या तो वो नीति सही रही होगी या तो वो नीति शुरुआत से गलत रही होगी। अच्छा। इस तरह की डुप्लिसिटी नहीं हो सकती है कि आज फैसला सही है, काल फैसला सही नहीं है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। अगर सबसे आगे पता चला तो अगर गलती निकल के आए, अगर आपको ये पता चले कि संशोधन हो सकता है उन सब गलतियों पे, पर ये कह देना कि ये कह देना कि ये निर्णय गलत था, वो उचित नहीं है। सारे निर्णय पे संशोधन हो सकता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि जो अनअकाउंटेड मनी था, जो ब्लैक नहीं है, वो अकाउंटेड होकर प्लान इकोनॉमी में आ गया है। वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये भी है कि जहां पे नार्को टेररिज्म की जहां बात आती है या फिर नार्कोटिक्स और टेररिस्ट संगठन की जहां बात आती है, वहां पे कहीं ना कहीं पे घातक चोट डिमोनेटाइजेशन में पहुंचा है। ये आईबी की रिपोर्ट है। कौन आईबी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर में घातक चोट लगा है हवाला मानी पे डिमोनेटाइजेशन के चलते। इसको कैसे नजरअंदाज कर देंगे? इसको कैसे नजरअंदाज कर देंगे? आईबी तो कुछ भी और इसीलिए तो इतना ज्यादा वहां पे एनकाउंटर्स हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान षड्यंत्र रचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका जो खजाना है वो खजाना अपने आप में टूट चुका है, खत्म हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर चीज का एक सही दिशा भी होता है, गलत चीज भी होता है। ये मोदी जी ने कहा आतंकवाद खत्म हुआ। हवाला मानी को आप क्या मानेंगे? हवाला ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ है क्या? जहाँ पे आतंकवादी संगठनों को हवाला मानी से मदद पहुंचाया जाता था, वो खत्म नहीं हुआ क्या? वो खत्म नहीं हुआ क्या? पाकिस्तान तो हमेशा षड्यंत्र चाहता है, वो अलग चीज है। आतंकवाद तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उससे लड़ने के लिए एक दूसरी रणनीति की जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डिमोनेटाइजेशन कोई उपलब्धि नहीं है कि आप और खूबसूरत हो जाओगे नोटबंदी के बाद। तो आप बोल रहे हैं कि आईबी रिपोर्ट आई में खूबसूरत पॉजिटिव चीजें हैं, उसको कैसे आप नजरअंदाज ऐसे थोड़ी होता है? ऐसे नहीं होता है। आईबी रिपोर्ट बोल रही है मैं खूबसूरत, सारी चीजों की रिपोर्ट बोल रही है उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। रामेश्वर पांडे जी, मुझे लगता है कि ये एक सियासी बहस ज्यादा हो रही है और हम ये बात ही कर रहे हैं। समय लगेगा, थोड़ा सा रिफॉर्म में टाइम लगता है। रामेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई और फिर उसके बाद जीएसटी को लागू किया गया और अब खुद पार्टी के ही लोग सामने आकर इन तमाम बातों को बोल रहे हैं, ये बताइए कि यशवंत सिन्हा जो पार्टी में ही पहले हुकूमत में ही वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो बीजेपी के लिए एक फ्रस्ट्रेटेड मैन है, तो क्या पार्टी में किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है? अंदर खाने क्या इस तरह से डोमिनेशन चल रहा है कुछ लोगों का कि कोई भी बाहर आके अगर कोई बात कहेगा तो उसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी कहा जाएगा या फिर किसी तरह से उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा? देखिए, ये सिर्फ भाजपा में नहीं है, ये सभी पार्टियों में है। जो पार्टी मजबूत होती है उसके लोग फ्रस्ट्रेटेड कहा जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है, दरख्त तो जितना फलदार होता है उतना झुका होता है। दरख्त तो जितना फलदार होता है उतना झुका होता है। लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आपका सवाल पूरा हो गया। मेरा सिर्फ ये करना है, दोनों तरफ ये आधे घंटे के बहस में दोनों तरफ बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान अर्थशास्त्री है। खुद यशवंत सिन्हा एक अर्थशास्त्री हैं और उनके बेटे भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही स्कॉलर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब नोटबंदी थी तो उसके खतरों से आरबीआई ने भी आगाह किया था और रघुराम राजन ने भी आगाह किया था। फिर भी सरकार ने एक फैसला किया, एक साहसी फैसला था। लेकिन नोटबंदी के बाद हर दिन एक नया नियम बनाया गया और इसने साबित किया
कि आपने पूर्वानुमान नहीं किया था इसके खतरों से, और आप पूरी तरह तैयार नहीं थे, आपका मैकेनिज्म नहीं तैयार था। क्योंकि आप देखें तो नोटबंदी के बाद से 1 महीने तक हर दिन नए नए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते रहे, और उसके खतरे देखिए, पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैठ गया है। मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद अब सरकार की जिम्मेदारी है, मैंने पहले भी कहा था, और जिस दिन ये लागू हुआ तब कि अच्छी नीयत से किया गया, गलत समय पर जल्दबाजी में किया गया फैसला है, और इतिहास में नाम लिखाने के लिए अभी देश उस झटके से उबरने पाया, खुद भाजपा नहीं उबर पा रही है, और आपने जीएसटी लागू कर दिया। जी, तो जाहिर सी बात है, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि सही नीयत से किया गया एक फैसला था, लेकिन जल्दबाजी में इस तरह से किया गया कि उसके नताइज कुछ सामने आ नहीं रहे हैं। कि आखिर जो आपने सड़कों पर लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगाया था, 130 लोगों ने जिसमें अपनी जान गंवाई थी, ये बताइए तो सही कि उससे हासिल क्या हुआ है। राजकुमार भाटी जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। तो हम देश के माशी हालात पे बात कर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ है मुल्क को, और क्या पार्टी के अंदर ही दो गुट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हम लगातार बात करें। हमारे साथ पैनल मौजूद है। राजकुमार भाटी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि जीएसटी और नोटबंदी जो है जल्दबाजी में लिया गया एक सही फैसला है, बिना तैयारी के लिया गया एक सही फैसला है? देखिए, जीएसटी का जहां तक सवाल है, जीएसटी तो एक टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए एक बहुत लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था, और बहुत देशों में लागू है, जैसा कि पैनलिस्ट ने बाकी ने भी बताया, और वो लागू होना चाहिए था। लेकिन नोटबंदी के बारे में तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी नहीं, मूर्खतापूर्ण फैसला था। माफ करें मेरे शब्द के लिए, लेकिन मूर्खतापूर्ण फैसला था। नोटबंदी से कोई फायदा देश को होने वाला नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। बेवजह लोगों को परेशानी में डालना था, देश की जनता को परेशानी में डालना था। जो जो दावे माननीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी ने किए थे, उनमें से एक भी दावा पूरा नहीं हुआ। ना तो ब्लैक मनी आई, ना तो आतंकवाद रुका, ना तो पत्थरबाजी रुकी, ना नकली नोटों का छपना रुका। बाजार में असली नोट 2000 के बाद में आए, पहले नकली नोट पकड़े गए और कश्मीर में पकड़े गए, और लगातार पकड़े जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहां से पकड़े जा रहे हैं नकली नोट। तो कोई सा भी उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ, और जनता को जितनी परेशानी हुई, या तो उस परेशानी का आकलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, उन्हें पता नहीं है असलियत। जनता आज भी इतनी दुखी है, लोग इतने दुखी हैं। जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे थे वो भूखे मर रहे हैं, छोटे दुकानदार भूखे मर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, लोग अपनी मशीनें बेच बेच कर कबाड़े में बेच रहे हैं मशीनें, और वो अपने उद्योग बंद कर रहे हैं। तो ये, और यशवंत सिन्हा जी ने जो लेख लिखा है, मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है। और मैं एक कवि की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं यशवंत सिन्हा जी की तरफ से, कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, और सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। किसी को राई, किसी को पर्वत, चमन का कोई उसूल भी है, उसूलों को भी अमल में लाओ, ये मसल जुबानी नहीं चलेगी। तो ये जो बेउसूलों की जो बात है, एक सवाल में जोड़ना, प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन के बाद अगर चीजें ना सुधरे तो चौक चौराया तय कर लेना और सजा दे देना। हम 50 दिन को बोलते हैं कि 350 दिन कर लो, 1 साल होने आ रहा है। अब मुझे आनंद जी बता दे कि काला धन सारा सफेद कर दिया और सारा आ गया व्हाइट इकोनॉमी में, तो इससे तो अर्थव्यवस्था सुधर जानी चाहिए थी, नौकरियां पैदा होनी चाहिए थी। तो 1 साल होने आ रहा है तो नौकरियां बढ़ी क्यों है, क्यों नहीं है, और 15 लाख फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां क्यों गई है, ये मुझे बताते। अर्थव्यवस्था बढ़ी क्यों नहीं है, घटी क्यों है? ये कैसा फैसला है कि काला धन सफेद हो गया, सारा व्हाइट इकोनॉमी में आ गया, 1 साल होने को आ रहा है और इकोनॉमी बढ़ने के बदले कम हो रही है, और 15 लाख नौकरियां फॉर्मल सेक्टर से चली गई। ये कैसी इकोनॉमिक्स है? या मुझे टाइम फ्रेम बता दे। आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल जो है, अभी मैं बताता हूं। जैसे मैंने गंभीरता से सुनी सबकी बातें, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भी सारे लोग थोड़ी सी हमें समय दीजिए और सुने तो अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा समय आपको आज देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा कि नौकरियां चली गई, अरे आपको पता होना चाहिए, अकेले मुद्रा योजना से पूरे भारत में जिस तरह से कभी किसी को रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया होगा,
उतना हम रोजगार क्रिएट कर दिए। जो लोग साहूकारों के चक्कर में पीस रहे थे, जिनको 100% ब्याज दर देनी पड़ती थी, आज उनको 10% में 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन, लगभग 7 करोड़ लोगों को लोन दिया। आप एक चीज बताइए, अब जब ये मेरी आंकड़े नहीं है, कृपा करके थोड़ा सुन लीजिए, ये आंकड़े बैंक के हैं। अगर डाउट है तो यू पुट एन RTI एंड गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। इफ आई एम रॉन्ग, यू पुट इन फ्रंट द टीवी। ठीक है। दूसरा मैं ये कहता हूँ, कौन सा बैंक दिया आपको? मैं ये कहता हूँ आज लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों की अकाउंट खुले और डायरेक्ट जो ट्रांसफर है, जो सरकार की योजनाओं का होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो भी ट्रांसफर है सरकार के, वो सब हो रहे हैं। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आज ये जो आप देखे, इतना ही नहीं, आज 3 साल में एक भी घोटाले नहीं। जो विगत सरकारें थी, घोटालों की सरकार नहीं जा रही, नीचे क्यों आ रही है? हमारी सरकार रिफॉर्मिंग, तेल के दाम भी कम हो गए, ट्रांसफॉर्मिंग सरकार, इमर्जिंग ग्लोबल लीडर, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, चाहे अमेरिका, रसिया, जापान, कोरिया, जर्मनी, पहले से चाइना, दुनिया के लोग कह रहे हैं। केवल भारत के लोग जो 0.0000001% जिसको सरकार के साथ मिल रहे हैं, जिनको लगता है कि सरकार, तो यार मुझे ये बात बताइए कि इकोनॉमी ऊपर क्यों नहीं जा रही, आप नीचे कैसे जा रही है? अब मीडिया में जाना चाहिए, मीडिया में सरकार को बदनाम करना चाहिए। नमक डाला, दाल 1 मिनट को ये कर दिया, सारी चीजें पर खाने लोग बोले, ये कैसे? आप लोग इतने लोग बोले। आज आपको बताऊं, मेरे फोन में कांग्रेस प्रायोजित व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर में कम से कम हजारों मैसेज उल्टे सीधे सरकार के अफवाह फैला। आनंद जी, अरे आपको अगर देना है मैसेज सरकार को, आनंद जी आप सुन भी लीजिए, आनंद जी सुन भी लीजिए, आपको मैंने बहुत दिया, आपने अपनी एक बात कह दी, आपने तमाम वाहवाही कर दी सरकार की, आपने तमाम वाहवाही कर दी, तमाम स्कीम्स गिना दी आपने, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत के गरीब मजदूर किसान की रक्षा करने से हमें कोई रोक लेगा। आनंद जी तो गरीब मजदूर मकान करके 50-60 साल शासन करने वाले लोग। आनंद जी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। क्यों दिक्कत हो रही है? जो 94% आनंद जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है आनंद जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भारत में आंशिक मंदी है, दुनिया में मंदी है, भारत भी उसके चपेट में है। आंशिक मंदी पूरी तरह से मंदी में तब्दील ना हो, कुछ जगहों पे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटे और घरेलू उद्योग और उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और उन पे एक पैकेज लाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े उद्योग घराने के लिए या फिर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ठोस कदम उठाए हैं, काफी सारी चीजों पर संशोधन किए हैं ताकि उनको प्लान्ड इकोनॉमी और संतुलित वे में वो कंट्रीब्यूशन कर पाए। उसी तरह से भारत के जो 70% की जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमी के, वो कहीं ना कहीं पे छोटे घरेलू उद्योग और कृषि के क्षेत्र में है, उनको पटरी में लाने के लिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद दुनिया इसका गवाह है कि ये दोनों क्षेत्र हमेशा प्रभावित हुआ है किसी भी मुल्क पे, उनको पटरी में लाने के लिए एक विशेष रूप से पैकेज लाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यहां पे ये है कि बेरोजगारी वाला जो बात उठ रहा है, उस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि जीएसटी और खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद बेरोजगारी बढ़ा है, इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काफी सारे लोग अपने जॉब से वंचित हुए हैं। पर इसके साथ साथ हमें यह भी तो देखना है कि 2014 में जब यूपीए सरकार छोड़ के गई थी, 17 करोड़ का अनएम्प्लॉयड यूथ इस देश में छोड़ के गए थे। इतना बड़ा बैगेज, तो उस बैगेज को भी तो क्लियर करना है, उस बैगेज को भी तो क्लियर करना है, उस बैगेज को भी क्लियर करने की आवश्यकता है। कब तक आप कांग्रेस का रोना रोते रहेंगे? कांग्रेस लायक नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा विषय है जिसपे कम से कम 25 साल की योजना की जरूरत है, 25 साल की योजना की जरूरत है उसको ठीक करने के लिए। नहीं, अगर
एक दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते हो इसको। 3.5 साल आप कैसे कर लेंगे? 2 साल में 30 साल में जो चीज इस बात का जवाब दीजिए, उसको आप कैसे ठीक कर लेंगे? इस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस लायक नहीं थी, लोगों ने उसे नकार दिया, लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी दावा करती है, आपकी बात को मान रहा हूं, ठीक है, आपकी बात को मान रहा हूं। 40 महीने हो गए, 40 महीने में मुझे बताइए ना। समझ भी गया हूं। मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि इस सरकार के ऊपर इतना बड़ा बोझ है, पहले का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करना है। हमारी सरकार जब आई तो वाजपेयी जी का बोझ था, उसके साथ वाजपेयी जी का बोझ, वाजपेयी जी के सरकार में 9 करोड़ की गुजरात साहब का डोनर, 9 करोड़ की वाजपेयी जी के ऐसे थोड़ी चलता। वो 17 करोड़ मनमोहन जी के सरकार में। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वो बैकलॉग को क्लियर करना है और उसके साथ साथ नया जॉब भी नया क्रिएट करना है, इसलिए इतना भारी पड़ रहा है चीजें। तो मतलब कुछ और नहीं मिला लिए बाकायदा बेरोजगारी को हैंडल करने के लिए बाकायदा एक डिकेडियल दत्ता जी, अगर हम लोग बुरा चला रहे थे, आप आनंद जी की तरह लगातार बोल रहे हैं, हम लोग बुरा चला रहे थे तो हमारे जमाने में 8% जीडीपी और आज 3.5% जीडीपी, ये कैसी बात है? 3.5% 3.5% हम कैसे कह सकते हैं? अरे ये तो आप वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा को और भारत सरकार के आंकड़ा को 2% बढ़ा दिया ना ऐसे। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है और मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे पाऊंगी। रामेश्वर जी, मैं आपसे माजरत चाहूंगी, माफी चाहूंगी, मैं आपको बहुत वक्त नहीं दे पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो लग ये रहा है कि ये बहस जो है एक ऐसी बहस है जिसका कोई नतीजा शायद सामने निकल कर ना आए, लेकिन सवाल लगातार आम इंसान आवाम ये जरूर पूछ रही है कि जो नोटबंदी लाई गई थी, जो जीएसटी लाई गई थी, आखिर उससे फायदा क्या हुआ है? अगर बीजेपी के खुद लोग ही, उसके लीडर ही, सीनियर लीडर ही और उसके साथ खड़ी पार्टीज ही अगर उन पर सवाल खड़ी कर रही हो तो बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल जरूर हो जाएगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।